गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। तो हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम चैप्टर सेल पढ़ रहे थे। ठीक है। सेल चैप्टर में मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे इस चैप्टर को। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ इस चैप्टर को समझाने की, सेल चैप्टर को। ऑनलाइन क्लासेस में हमने जितने चैप्टर भी पढ़े हैं उन सबको हम एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा एक दिन हम टाइम निकाल के उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने पढ़े हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। ऑफलाइन क्लासेस का पता नहीं है कब स्कूल खुले। ठीक है। और गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना हम स्कूल खोल नहीं सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ठीक है। हो सकता है यदि आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपकी पूरी साल खराब हो सकती है। तो आप पे दो ऑप्शन है, या तो आप घर पे बैठ के मस्ती करिए और अपनी साल को बर्बाद करिए। ठीक है। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके, मतलब अब तक काफ़ी कुछ जाना चाहिए था स्कूल में। लेकिन क्योंकि स्कूल नहीं खुले तो हमने ऑनलाइन क्लासेस में वो सारी चीज़ें पढ़ी। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ रहे थे, ये उनकी गलती है कि वो नहीं पढ़ रहे थे। अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी पता नहीं है स्कूल कॉलेजेस कब खुले। ठीक है। इस साल पता नहीं, बहुत मुश्किल से ही स्कूल कॉलेजेस खुल सकते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए ये सोचें कि अब स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हम अपनी पूरी साल बर्बाद कर बैठेंगे। ठीक है। तो एक तरीका तो आप अपनी साल बर्बाद करिए। ठीक है। अगली साल फिर से इसी क्लास में पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब हम आपको वीडियो बना बना के भेजेंगे। अब तक ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद जूम क्लासेस के बाद समझाना शुरू किया, अब वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझा रहे हैं। ठीक है। सेल चैप्टर्स मैंने शुरू किया था, सेल चैप्टर में ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इस चैप्टर को एक बार फिर से शुरू करते हैं और दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं उसका रिप्लाई जब भी टाइम हो, दूसरी जो वीडियो बनेगी उसके लास्ट में या शुरू में उन सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके सबके जवाब दे देंगे। ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। इसमें बहुत कुछ लिखने का नहीं है, मैं पढ़ता जाऊंगा समझाता जाऊंगा, जो भी लिखने का होगा मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of honeycomb, consists of many little compartments. Cork is substance which comes from the bark of the tree. देखिए ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चलूंगा कि आपके पास भी ये एनसीईआरटी की बुक होगी और आपने वो खोल रखी होगी। ठीक है। यदि नहीं है तो फटाफट ले लीजिए और उसके बाद पढ़िए। ठीक है। तो मैं आई थिंक सबके पास होगी, कोई एक आधी दो बच्चा हो जिसके पास बुक ना हो, तो मैं मान के चलूंगा सभी बच्चों पे बुक है। और मैं यहाँ से चैप्टर पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कुछ भी समझाने का होगा बोर्ड पे समझा दूंगा। आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया उसको वो लिख लीजिए और मैसेज कर दीजिए मुझको। जब भी मेरे पे टाइम होगा, सॉरी, दूसरे दिन जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस सारी क्वेरीज का आंसर दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ, ये इस चैप्टर का नाम है। सेल इस चैप्टर का नाम नहीं है, इस चैप्टर का नाम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो इस टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। फंडामेंटल मतलब मूलभूत, इसके बिना जिया नहीं जा सकता, फंडामेंटल है। ठीक है। फंडामेंटल मतलब जैसे कि आपके लिए फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल मेन, प्रमुख। ठीक है। जिनके बिना रहना असंभव है। यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई। एक जैसे कि ये है, मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है। इस मार्कर में ये ढक्कन एक अलग चीज है। ठीक है। इसे खोल देंगे तो ये भी एक अलग चीज है और इसके अंदर एक रिफिल पड़ी हुई है, उसका भी एक, ये जो इंक वाली है ये पड़ी हुई है। तो ये तीन चार पांच चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है। इन सबको जब हम मिला देंगे, अभी एक सिंगल यूनिट हो गई, एक सिंगल यूनिट। ठीक है। इसका इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ये मिल गया तब इसका एक मतलब है। तो दी फंडामेंटल, फंडामेंटल मूलभूत, जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है। अब काम नहीं चल सकता इस बात का क्या मतलब है? आपके लिए फंडामेंटल चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा, पानी। ठीक है। रोटी, पानी, रोटी, कपड़ा, पानी, ये तीन ऐसी फंडामेंटल चीजें, इनके बिना आप जी नहीं सकते। एक बार को ये तीनों ही चीजें, इसके बिना आप रह नहीं सकते। यदि आपके पास रोटी या पानी नहीं होगा, हवा भी लिख लो।
हवा नहीं होगी तो आप तुरंत मर जाएंगे। पानी नहीं होगा तो, हवा नहीं होगी तो 5 मिनट के अंदर मर जाएंगे। पानी नहीं होगा तो 2 या 3 दिन बाद मर जाएंगे। रोटी नहीं होगा तो 30-40 दिन बाद मर जाएंगे। कपड़ा नहीं होगा तो 1 या 2 साल बाद मर जाएंगे। ठीक है, कपड़े नहीं होंगे तो ठंडी की वजह से या गर्मी की वजह से आप मर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी जरूरी चीजें होती हैं जैसे कि मकान, ठीक है, या घर बोल दो। ठीक है, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल चीजें हैं, इनके बिना आप जी नहीं सकते। लेकिन यदि हम बात करें कार, ठीक है, कार, टीवी, फ्रिज, एसी, इनके बिना आप जी सकते हैं। ये भी हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बिना जिया जा सकता है। तो ये फंडामेंटल थिंग नहीं है हमारे लिए, ये फंडामेंटल चीज नहीं है। फंडामेंटल चीज ये है, इनके बिना जिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर की हेडिंग है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल मतलब जिनके बिना जिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट मतलब एक पूरा, एक ऐसा नहीं है कि टुकड़े की हम टुकड़े में बात करें। एक्चुअल में सेल की बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेल। यदि सेल के आप टुकड़े कर दीजिए तो उस टुकड़े का कोई मतलब नहीं है, ढक्कन का कोई मतलब नहीं है, इंक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यदि ये पूरा का पूरा मिक्स होकर हमें ना मिले, ये पूरी की पूरी यूनिट ना मिले तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी एक यूनिट है। ऐसे बहुत सारे मार्कर हैं, उन सब मार्कर के ढक्कन इकट्ठे कर दो तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक तरफ हम बहुत सारे इस खोखल को इकट्ठा कर दें, तो इस खोखल को एक तरफ इकट्ठा कर दें, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका एक तरफ हम बहुत सारे मार्कर के पॉइंट इकट्ठा कर लें, उसका कोई मतलब नहीं है। जब ये जुड़ के एक यूनिट बना लेते हैं तब इसका मतलब है। ठीक है, तो दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या है वो फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइफ, मतलब जिंदगी। कोई भी चीज जिंदा है, कोई भी चीज जिंदा है तो उसकी फंडामेंटल यानी जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, जिसके बिना जिया नहीं जा सकता, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो फंडामेंटल यूनिट, यूनिट मतलब पूरा का पूरा एक इकाई। ऐसा नहीं है कि आप उसके पार्ट्स कर दीजिए। एक एक मोटरसाइकिल है तो वो एक सिंगल यूनिट है। ऐसा नहीं आप उसके टायर अलग निकाल के रख दो, आप उसकी चैसी अलग निकाल दो, बॉडी अलग निकाल दो, तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एक पूरी सिंगल यूनिट, यूनिट मतलब पूरी की पूरी एक मोटरसाइकिल या पूरी की पूरी एक कार, टुकड़े नहीं, उसके टुकड़े नहीं, वो यूनिट नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसके पार्ट्स हो गए। तो दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, इकाई क्या है, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। क्या है, सेल। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल। सेल क्या होता है, कितने तरीके की सेल्स होती हैं, कहाँ कहाँ सेल होती है, किस किसके अंदर सेल होती है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आप जब पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर शायद एक बार में ठीक से समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको 2-2 3-3 बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप 1 या 2 बार सुनिए, वैसे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इसे यदि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो 2 बार सुनिए, 2 या 3 बार में आपको ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद भी आप क्वेश्चन आंसर्स में से करिए, क्वेश्चन आंसर्स करने से क्या होगा, आपको जो भी डाउट डाउट सारे क्लियर होंगे। तो समझ में आया, मैंने पूरा टाइटल का नाम बताया, फंडामेंटल मतलब जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, कोई भी जिंदगी, कोई भी जिंदा चीज पॉसिबल ही नहीं है इस फंडामेंटल यूनिट के। वो फंडामेंटल यूनिट क्या है, एक पूरी यूनिट मतलब एक इकाई, ऐसा नहीं टुकड़े कर दिए हमने, एक सिंगल यूनिट क्या है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, सेल। तो इस चैप्टर के अंदर हम सेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सेल नहीं लिखा है इस चैप्टर में, वैसे प्राइवेट बुक में पूरा नाम लिखा हुआ है चैप्टर का, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। चलिए, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वाइल एग्जामिनिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, तो कॉर्क चैप्टर अपने बुक अपने पास रखना, खोल के रखना और इसके साथ साथ पढ़ते जाना। ठीक है, और समझते जाना। कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, कुछ नहीं, लकड़ी का एक छाल होती है, लकड़ी की छाल बोल दो। ठीक है, लकड़ी का एक बहुत पतला सा टुकड़ा ही उसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक लकड़ी की छाल थी, एक कॉर्क था। वाइल एग्जामिनिंग थिन स्लाइस, थिन मतलब पतला, थिन स्लाइस मतलब एक पतला सा टुकड़ा। ठीक है, जैसे कि आप वो टमाटर को ऐसे ऐसे करके, ये टमाटर है, इसको ऐसे ऐसे करके आप स्लाइस करके निकाल देते नहीं, स्लाइस ऐसे ही ऊपर से काटा नीचे से काटा, सजाने के लिए निकाल देते हैं, तो इसको स्लाइस बोलते हैं। थिन मतलब पतली सी, ठीक है, पतली सी शीट टाइप की स्लाइस। ठीक है, ये इंग्लिश के वर्ड है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट हुक, ये एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया,
रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। आजकल तो आपको बाजार में माइक्रोस्कोप मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं थे, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, जिससे हमें बड़ा दिखाई देता है, तो उन्हीं को मिला के इनने एक अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा, जो आंखों से दिखाई ना दे, ठीक है। इसको मतलब देखना। तो माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। हमारी लेबोरेटरीज में है, तो जब भी स्कूल खुलते हैं तो हम आपको वहां पे ले जाके दिखाएंगे। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। मैग्नीफाइंग ग्लास भी जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी वो भी एक तरीके का माइक्रोस्कोप है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। इससे हम 5 गुना बड़ा कर सकते हैं, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं, 6 टाइम बड़ा कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप से हम उसको 1000 टाइम्स तक बड़ा कर सकते हैं, 1000 टाइम्स या 2000 टाइम्स। समझ रहे हो? यानी कि एक छोटा सा डॉट है ये इसको 5 गुना बड़ा करके दिखाएगा, इतना बड़ा डॉट दिखाएगा। ये हमें नॉर्मल ऐसा डॉट दिखाई दे रहा है, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? इतना बड़ा दिखाई देगा मैग्नीफाइंग ग्लास। यदि हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो ये इतना बड़ा डॉट है, ये हमें कितना बड़ा दिखाई देगा? 2000 गुना बड़ा। इतने में 2000 डॉट आ जाएंगे, इतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, और उसने क्या किया, लकड़ी के एक पार्ट, लकड़ी के एक परत को क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसको क्या दिखाई दिया? उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया। उसको कुछ ऐसा कुछ दिखाई दिया, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता देखा है? सबने देखा होगा। तो वो कुछ ऐसा ही होता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक लकड़ी के टुकड़े को लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। ये इस तरीके की उसको आकृति दिखाई दी, इसने इसको क्या बोल दिया, इसके छोटे छोटे ये कमरे से थे, कमरे से दिखाई दे रहे हैं ना, इसको इसने बोला सेल, ठीक है। सेल का मतलब होता है एक लैंग्वेज में कमरा, ठीक है। तो कमरा शब्द, जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं रूम, हिंदी में बोलते हैं कमरा, इसी तरीके से एक लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इसने बोला ये कमरे हैं, ठीक है, कमरे हैं। अब वो किस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में बोला था वहां पे कमरे को सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो काला, हिंदी में काला बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक बोलते हैं। उसी तरीके से एक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं, कोल, कोल मतलब काला, ठीक है। तो वो कोल कोल कोयल, कोल से क्या बन गया, कोयला। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है कमरा, तो इसको क्या बोल दिया, ये कमरे हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कुछ नहीं किया, एक लकड़ी को देखा, लकड़ी में उसने क्या देखा, लकड़ी के टुकड़े को उसने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसने क्या देखा कि ऐसे इस तरीके की कुछ उसे डिजाइन दिख रही थी। तो इनने एक छोटे से इस गोल से कमरे को क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, ठीक है। इस गोल से ये जो चौकोर सा ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कमरा टाइप का, इसको क्या बोल दिया उन्होंने, सेल बोल दिया। ओके, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While examining a thin slice of a cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, ठीक है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे थे। इन कंपार्टमेंट्स को उसने क्या बोला, सेल बोला, ठीक है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क क्या होता है, एक टुकड़ा होता है जो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। ये कब की बात है, 1665, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा समझो, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले तो मैंने इस चैप्टर का नाम समझाया, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। ये पहले व्यक्ति क्यों थे, क्योंकि इनने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। उस समय पे इस दुनिया में माइक्रोस्कोप नहीं था। इनने माइक्रोस्कोप बना के इसने क्या किया, लकड़ी का एक टुकड़ा, जिसे क्या बोल रहे हैं, वो कॉर्क बोल रहे हैं,
लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, एक बहुत पतली शीट थी जिसको कॉर्क बोल रहे हैं। ठीक है, उस कॉर्क को जब उसने देखा तो उसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इस छोटे से कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब होता है कमरा, कंपार्टमेंट को उनने क्या बोला, सेल बोला। क्या बोला, सेल बोला। ठीक है, ये कब की बात है, ये है 1665 ईयर, ये ये सन 1665 की बात है। ठीक है, तो ये किस ईयर की बात है, 1665 की। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन द हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने गलती से एक चीज देख ली। ठीक है, रॉबर्ट डिड कॉल दीज बॉक्सेस सेल, इन बॉक्सेस को उसने सेल बोला। क्या बोला, सेल। ठीक है, सेल इज लैटिन वर्ड, ये सेल जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन। दुनिया की बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, इसी तरीके से लैटिन एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इसी तरीके से ग्रीक एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो लेट ज्यादातर शब्द इन्हीं शब्दों से लिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी के कोई शब्द लेने हो तो हम संस्कृत से लेते हैं। इंग्लिश के कोई वर्ड होते हैं तो वो लैटिन या ग्रीक से लिए जाते हैं। ठीक है, तो लैटिन भाषा में सेल शब्द का मतलब क्या होता है, दी सेल इज लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। लैटिन में सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। ठीक है, तो इस लिटिल रूम को क्या, लिटिल रूम का मतलब लैटिन में लिटिल रूम को क्या, लिटिल रूम को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम इसने सेल रख दिया। ओके, दिस may seems to be very small and the insignificant incident but it is very important in the history of science। ठीक है, ये वो बहुत छोटी सी बात लगती है कि इसमें क्या हो गया, इसमें देख लिया तो क्या हो गया, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे बढ़ा, देखिए जैसे कि कोरोना वायरस है, शुरुआत में क्या था, एक छोटी सी बीमारी तो है, इसमें क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, वो मर भी सकता है। ठीक है, लेकिन देखते ही देखते देखा गया कि ये बहुत तेजी से फैलता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, अब इस समय हम कोरोना की वजह से देख रहे हैं, आप 6 महीने से ज्यादा स्कूल बंद हैं, दुनिया लगभग बंद हो गई है 2 महीने से। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और हमारे खाने पीने की प्रॉब्लम आ गई है, खाना, और बहुत अलग अलग तरीके के लोगों की जॉब चली गई है, और बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद यदि देखेंगे तो देखेंगे पूरी इंडिया बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और बहुत बुरी स्थिति हो गई थी इस दुनिया की। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि कितनी बुरी स्थिति होने वाली, कितने लोग मरेंगे, क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन 5 साल बाद यदि हम देखें, 5 साल बाद हमें पता चले कि इस समय में 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी या 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी पूरी दुनिया में। ठीक है, तो हमें पता चलेगा एक छोटी सी घटना जो हुई थी चीन में, उससे इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। ठीक है ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। काश हम उसी जमाने में चीन में ही उस बीमारी को रोक लेते तो इतनी बड़ी लेवल पे हमारे स्कूल की पढ़ाई खराब नहीं होती, इतने बड़े लेवल पे इतने लोगों की नौकरी नहीं जाती, इतने लोग मरते नहीं, तो हम कितना कुछ रोक सकते थे। ठीक है, तो फिर हमें इस चीज़ का बाद में एहसास होता है कि हाँ, ये एक बीमारी कितना बड़ा विकराल रूप ले सकती है। तो कोई भी यदि ऐसी बीमारी तेजी से फैलने वाली है तो उसे वहीं रोकने की कोशिश करो, चाहे पूरी दुनिया कुछ कुछ पैसा ही क्यों ना डोनेट कर दे। ठीक है, क्योंकि यदि ये फैल गई तो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी वो बहुत छोटी थी। क्या था, कुछ नहीं, उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसको देखा लकड़ी के टुकड़े को, तो उससे कुछ इस तरीके का चैम्बर से दिखाई दिया, उन चैम्बर्स का नाम उसने सेल बोल दिया। सेल एक लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन में लिटिल रूम को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सन 1665 की बात है। अब जैसे जैसे हम सेल के बारे में पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा अरे सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सेल के बिना तो जिंदगी नहीं है, सेल से ही बीमारियां होती हैं, सेल से ही सब कुछ होता है, सेल की वजह से ये होता है वो होता है, हम बहुत कुछ जानेंगे तो हमें पता, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें एहसास होता जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अब भी ना समझ में आओ तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि आपको बचपन में सिखाया गया था 1 2 3, सिखाया गया था, तब आपको इसका एहसास ही नहीं था, बच्चे का जबरदस्ती हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, ऐसे बेटा बना, बेटा ये 1 होता है, ये 2 होता है। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हो तो आपको समझ आता है 1 2 3 नहीं सीखते तो आप पूरी मैथ ही नहीं सीख पाते। तो 1 2 3 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे समझते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि सेल कितना इंपॉर्टेंट है, सेल के बिना तो पूरी बायोलॉजी नहीं है, पूरा का पूरा लाइफ को ही हम नहीं पढ़ सकते। डॉक्टर्स होते हैं या जितनी भी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर होती है, हस्बैंड, ये पशुपालन होता है, ये सब कुछ साइंस में यहीं से तो निकला है। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुक नाम का व्यक्ति जिसने माइक्रोस्कोप बनाया, उसने कॉर्क ली, ठीक है, कॉर्क मतलब लकड़ी का एक छोटा सा पतला सा स्लाइस ले लिया, उसको उसने देखा माइक्रोस्कोप से, तो उसको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, इस स्ट्रक्चर को उसने सेल बोला। सेल का है, लैटिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। और ये कब की बात है, 1665 की बात, ठीक है। यहीं पे यही बताया गया, दिस मे बी सीन्स टू वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। फिर यहीं से हमने और ज्यादा इसकी स्टडी करना के शुरू करी, और ज्यादा पढ़ते गए, समझते गए, तो हमें पता चला। आज फिर हमने डॉक्टर्स बनाए, डॉक्टर ने इतनी सारी अलग अलग तरीके के क्या बनाए, इलाज बनाए, इतने तरीके के उनने ऑपरेशन करना शुरू किया, और कई तो करोड़ों लोगों की जान बचा ली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, ठीक है। ये अभी अब समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। इतनी बात आ गई होगी समझ में, आगे बढ़ते हैं। This may seem to be very little and small insignificant incident, but it is very important in history of science. This was the very first time that someone had observed that the living things appears to consist of separate units. ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी ने ये जाना था कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स यानी कि जो भी जिंदा चीजें होती हैं, लिविंग बींग्स, ठीक है। आज तक तो मैं आपसे खुद से पूछता हूँ, आपसे खुद से जानना चाहता हूँ, आप खुद बताइए कि आज तक आप क्या सोचते थे, पूरा का पूरा स्नेक एक होता है, टुकड़े नहीं होते स्नेक के, यही जानते हो आप। एक इंसान पूरा का पूरा एक ही इंसान होता है, उसके टुकड़े नहीं होते, यही जानते हो ना। यदि किसी इंसान के टुकड़े होते तो उसका हाथ काट के निकाल दिया जाए तो वो भी अलग से जिंदा रह सकता था, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि पूरे इंसान को आप एक ही मानते हो, एक कुत्ते को या फिर एक डॉग जो है वो पूरा का पूरा एक ही डॉग होता है, टुकड़े नहीं होते उसके, ठीक है। एक छिपकली है तो वो पूरी की पूरी एक छिपकली होती है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। या कोई भी लिविंग बीइंग है वो केवल एक सिंगल होती है, उसके टुकड़े नहीं होते, यही मानते हो ना आप, ठीक है। पहली बार ऐसा था कि रॉबर्ट हुक ने ये पता लगाया कि जिसे हम एक सिंगल इंसान मानते हैं ना, एक सिंगल इंसान या कोई भी चीज मानते हैं, जैसे एक सिंगल कबूतर या एक सिंगल तोता, ठीक है, वो केवल एक ही होता है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, यही हम मान के चलते आए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि ये बात गलत साबित हुई कि हम जो जिसको एक समझते थे वो एक नहीं है, वो टुकड़ों से बनता है। लिविंग जितने भी लिविंग होते हैं वो किसी छोटी सी चीज से बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। This is why this was the very first time that someone had observed that the living thing appeared to be consistent. सभी लिविंग बीइंग हमें क्या लगती हैं, कंसिस्टेंट लगती हैं, एक पूरी सिंगल चीज लगती है ऑफ सेपरेट यूनिट, ठीक है। वो क्या होती है, सॉरी, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दी समवन हैड ऑब्जर्व दैट द लिविंग थिंग्स appears to consist of separate units। ये पहली बार ऐसा था कि पहली बार हमें पता चला जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सेपरेट यूनिट से बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। The use of the word cell to be describe these units is used till this day in the biology. Let us find out about the cell, ठीक है। तो ये सेल शब्द है वो आज भी हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी हम इसको तो पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, आज भी हम सेल ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा जानना शुरू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट है आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं उसका जवाब आपको अगले दिन दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ठीक है। तो जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो किससे बनते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 5.1, तो यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 ये बताई गई है, मैंने बताया हुआ है, इसको पढ़ के हम टाइम बर्बाद नहीं करते, ठीक है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ द small pieces from an onion wall with the help of the pair of the forceps we can peel off the skin called the epidermis from the concave side inner layer of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel, ठीक है। कुछ नहीं है, हमें प्याज ले लेनी है। प्याज कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसी होती है प्याज, ठीक है, ऐसी प्याज होती है। इस प्याज को आप क्या करो, ऐसे काट दो, ठीक है। जब आप काटोगे तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, इसमें से ऐसे करके थोड़ी सी प्याज निकाल लो, इसमें से प्याज निकाल दोगे तो ऐसे करके ऐसी शेप बन जाएगी, इसको कॉनकेव शेप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, आज ही आप क्या करो, अपने घर पे क्या करो, एक प्याज ले लो, प्याज को जब आप काटोगे तो कुछ इस तरीके से एक हिस्सा अलग हो जाएगा और एक हिस्सा ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें से यहाँ से आप प्याज निकालो तो ऐसे करके गड्ढा सा बच जाएगा, ठीक है। ये वाली जो शेप होती है वो कॉनकेव शेप होती है, क्या होती है, कॉनकेव। अब आप क्या करो, यहाँ से इसके अंदर से एक पतली सी
झिल्ली उतार लो यहाँ से, एक पतली सी झिल्ली उतार लो यहाँ से आप उतारना तो एक पतली सी पिन्नी टाइप की निकल आएगी। क्या निकल आएगी? एक पतली सी थिन स्लाइस निकल आएगा। ठीक है, अब इस थिन स्लाइस को ले जाके हम क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके देखेंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। हमने प्याज ली, प्याज को काटा, इसमें से अंदर से निकाला, इसमें से हमने एक पतली पिन्नी सी उतार ली। पिन्नी सी उतारने के बाद हम क्या करेंगे, एक कांच की, एक ग्लास की क्या ले लेंगे, स्लाइस ले लेंगे। एक ग्लास, वॉच ग्लास ले लेंगे, जैसे वॉच ग्लास बोलते हैं, ग्लास स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, एक कांच की पतली सी पट्टी पट्टी होगी, उसके ऊपर पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको साफ कर लेंगे इस पट्टी को। इसके बाद ये थिन स्लाइस से उतारी, इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखो ये एकदम डायग्राम बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसकी मदद से रखेंगे, चिमटी की मदद से रखेंगे, और ब्रश होगा, जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको एकदम फ्लैट कर देंगे। ठीक है, और इस पे थोड़ी पानी की बूंदें डाल देंगे, जिससे ये क्या हो, सूख ना जाए। ठीक है, सूख ना जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके जो ड्रॉपर होता है ना, ड्रॉपर ड्रॉपर लेके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इस ड्रॉपर में क्या भर लेंगे, इस ड्रॉपर के हम भर देंगे, इस ड्रॉपर के अंदर भर लेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। क्या भर लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ये गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, डार्क पिंक कलर का होता है। उसको एक बूंद यहाँ पे टपका देंगे, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा कलर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम एक और कांच की स्लैब लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब ये एक तरीके से क्या बन गई, टेम्परेरी माउंट बन गई। क्या बन गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास एक कांच की स्लैब, उसके ऊपर एक पतली सी पिन्नी, ये सेल, ये जो हमने जो प्याज से निकाली थी, और उसके ऊपर एक और कांच की। अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, हमें कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था ना, वैसे ही कुछ दिखाई देगा। ठीक है, लेट अस टेक ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम वॉच ग्लास। ठीक है, ये जो वॉच ग्लास, इसको वॉच ग्लास बोल रहे हैं वो। कल जब क्लास होगी तो मैं ये सारी चीजें लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वॉच ग्लास, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. Now we put drop of the saffron solution on this piece followed by a cover slip. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने आयोडीन सॉल्यूशन बोला है, यहाँ पे इसने सैफरीन सॉल्यूशन बोला है। ठीक है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सैफरीन बोला है तो मैं सैफरीन लिख देता हूँ। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, कलर देना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये कलर्ड हो जाएगी, तो हमें साफ दिखाई देगा, सैफरिन। ठीक है, सैफरिन सॉल्यूशन डाला, और यहाँ पे इसको हमने क्या बना दिया, टेम्परेरी माउंट बना लिया। ठीक है, इसको टेम्परेरी माउंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का। ओके, तो ये किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, टेम्परेरी माउंट, जो मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही बता रखा है ये। लेट अस टेक अ ग्लास ऑफ स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम वॉच ग्लास टू द स्लाइड, मेक श्योर दैट द पील इज द परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ये जो पिन्नी टाइप की है, इसी को थिन स्लाइस जो बोल रहा था, इसी को पील बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पील। ठीक है, नाउ वी पुट अ नाउ नाउ कहाँ गया, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ द सैफरन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। तो सबसे पहले हम सैफरन सॉल्यूशन डालेंगे, ये वॉच ग्लास है, इसके बाद यहाँ पे एक कवर स्लिप लगा दी, इसको ये वॉच ग्लास बोल रहे हैं, इसको ये वॉच ग्लास बोल रहे हैं, इसको ये क्या बोल रहे हैं, पील बोल रहे हैं, इसको इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कवर स्लिप बोल रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं है, कांच की दो पट्टी हैं और उसके बीच में एक पतली सी पिन्नी टाइप की लेयर, वो है, और कुछ नहीं।
टेक केयर टू अवॉइड द एयर बबल व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ द माउंटिंग नीडल। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि इसके अंदर कोई एयर बबल ना आ जाए, यहाँ पे एयर बबल ना आ जाए तो उसको निकालना है। तो पानी डाल देंगे तो कोई एयर बबल नहीं आएगा। ठीक है, we have prepared a temporary mount of the onion peel. We can observe this slide under the low power power followed by the high power of compound microscope। तो हमें क्या करना है, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाना है, माइक्रोस्कोप से हमें इसको देखना है तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, लो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना है, फिर हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन से देखना है, पहले लो रेजोल्यूशन से फिर हाई रेजोल्यूशन। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना हुआ है, कुछ किस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है, कैसे दिखाई देगा। जैसे ही आपकी क्लासेस होती हैं, मैं आपको ऑनलाइन क्लास के स्कूल के अंदर आपको ये चीज़ें करके दिखा दूंगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप कैसा होता है, उसके अंदर कैसे क्या लगाते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हो सकता है कि मैं कल ऊपर से लेबोरेटरी से माइक्रोस्कोप लाके यहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें समझाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on the observation sheet? Does it look like figure 5.2? तो ये जो आप देखोगे उसकी कैसी डायग्राम होगा, उसको आपका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या क्या जाना उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कल मैं और बेटर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमने क्या जाना है, इस चैप्टर का नाम क्या है, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दी फंडामेंटल शब्द का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, और लाइफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई भी लिविंग बीइंग जो होती है किसी मूलभूत चीज से बनती है। ठीक है, कोई एक बेसिक चीज है जिसके बिना कोई भी लिविंग बीइंग पॉसिबल नहीं है। उसको दी फंडा यूनिट मतलब वो टुकड़ों में नहीं, वो एक पूरी ग्रुप में होनी चाहिए, तभी उसको यूनिट बोलेंगे। तो लाइफ की वो वो छोटी चीज जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, सेल। ठीक है, उस चैप्टर के बारे में है यहाँ पे। ठीक है, यदि ये टाइटल समझ में नहीं आया तो चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें एक कहानी बताएगी। रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक क्यों पहला ऐसा वैज्ञानिक था, कोई और क्यों नहीं था, क्योंकि उसने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। उसने किसी दूसरे का बाजार से नहीं खरीदा था। बाजार से खरीदा होता तो कोई ना कोई ये पहले से डिस्कवरी कर चुका होता। तो उसने पहले तो खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। फिर उसने क्या किया, लकड़ी के एक छोटे से परत को लेके उसने क्या किया, उसको देखा तो उसको कुछ हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक का काम खत्म। फिर उसके बाद ये बात जब और लोगों को पता चली तो और लोगों ने भी इस चीज को और आगे पढ़ना शुरू किया और आगे उस पर रिसर्च करी और जानना शुरू किया। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कराया गया है, एक्टिविटी कराई गई है। एक्टिविटी में क्या है, हमें प्याज लेनी है, प्याज को काटना है। प्याज को काटने के बाद आपके घर में प्याज होगी, उसके बाद आप यहाँ से इसको यहाँ से इसको निकालिए। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे गड्ढा सा बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव शेप बोलते हैं। फिर इसमें से क्या करिए, आप पतली सी एक परत उतारिए। ठीक है, एक बिल्कुल पिन्नी टाइप की परत निकलेगी। उस परत को ही हम क्या बोल रहे हैं, पील बोल रहे हैं। ठीक है, पील। ठीक, इस पील को ले जाके हम क्या करेंगे, कांच की पट्टी होगी उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, कांच की पहले पट्टी पे पानी डाल दीजिए जिससे इसमें एयर बबल ना आए। ठीक है, जिससे माइक्रोस्कोप में देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद इसको ब्रश से, चिमटी से, ठीक है, क्या करना है, और कील जैसी एक नीडल टाइप की होती है, उससे क्या करना है, इसको फ्लैट करके यहाँ रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम बोल रहे हैं वॉच ग्लास। नीचे वाले कांच की पट्टी को वॉच ग्लास बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेफ्रीन सॉल्यूशन डालेंगे। सेफ्रीन सॉल्यूशन का काम क्या होता है, ये जो पील होती है ना, वो बिल्कुल पिन्नी जैसी होती है, पारदर्शी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट होती है तो इसको कलर करने के लिए सेफ्रीन सॉल्यूशन डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और कांच की स्लिप लगाते हैं जिसको क्या बोल रहे हैं, कवर स्लिप बोल रहे हैं। अब ये जो बन गया ना हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी माउंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी माउंट। इसको ले जाके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहीं तक मैंने आज बताया है। आप चैप्टर पढ़िए इतना और इसके बाद समझिए, यदि कोई दिक्कत आती है तो पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बाय।